This class will proceed with our next exercise, that is exercise 9. तो इस एक्सरसाइज में हम तो वेरियस कंसेप्ट है अलग, तो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट एंड फाइंड द स्लोप एट द वाई इंटरसेप्ट। अब इधर देखो, जहां तक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात है, इस दो इंटरसेप्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की दो टाइप्स होती है, एक होती है एक्स इंटरसेप्ट और एक क्या होती है आपकी वाई इंटरसेप्ट। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट बोलो, अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक्स इंटरसेप्ट, तो आपका जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द y इंटरसेप्ट, तब आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको किस में रेड्यूस करना है, स्लोप इंटरसेप्ट। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है, या तो आपको कहा जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो तरह की होती है, एक होती है एक्स इंटरसेप्ट और एक होती है वाई इंटरसेप्ट। ये होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स इंटरसेप्ट, क्या y इक्वल टू एम विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस, और ये होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इंटरसेप्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस। इसमें ये जो b है आपका, ये आपका y इंटरसेप्ट होता है और m आपको पता ही है। यानी कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस इक्वेशन को किस में रेड्यूस करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में रेड्यूस करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। हमें सभी इक्वेशन को किस फॉर्म में रेड्यूस करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जिसमें बी क्या होता है आपका y। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सबको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू। यही होती है लीनियर इक्वेशन, यानी कि जिसमें वेरिएबल डिग्री जो होती है 1 होती है, राइट। अब मैंने आपको ये कहा स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन कितनी होती है, दो। एक एक्स इंटरसेप्ट, वो क्या होता है y इज इक्वल टू एम विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस से। दूसरा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है तक, ठीक है। अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपके फर्स्ट पार्ट है, x प्लस सेवन वाई इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो मुझे इसको किस फॉर्म में रेड्यूस करना है, ये बताओ। मुझे इसको रेड्यूस करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस। एग्री करते हो, तो इसका मतलब y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, ये जो प्लस एक्स है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, y यानी कि y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे y के साथ 7। तो आपने क्या किया है, 7 को राइट हैंड साइड में मैंने शिफ्ट कर। तो जो आपका 7y इक्वल टू माइनस एक्स था वो हो गया y इक्वल टू माइनस 1/7x। यस और नो। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो कैन आई राइट इट एज y इक्वल टू माइनस 1/7x प्लस 0। अगर प्लस में कुछ नहीं तो मैं 0 ही लिखूंगा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो आप एग्री करते हो कि यहाँ पर जो m है वो क्या है, -1/7। ये आपका क्या आ गया, स्लोप। और जो b क्या होता है, y। ये आपका क्या हो गया, c। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जब आपने इसको कंपेयर किया तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, -1/7 और y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका c। ये आपका सेकंड पार्ट है। आगे सेकंड पार्ट, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यस और नो। y को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू राइट हैंड साइड। पहले तो +6x राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -6x, -5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। ये बात समझ में आ रही है। अब y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। इसको 3 से डिवाइड करूंगा ये y हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा -6/3x, और इसको 3 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा +5/। अब अगर आप कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू क्या करते हैं, आपका सिंप्लीफाई होगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये जो आपकी वैल्यू आई है -6/3x प्लस 5/3, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कैन आई से दैट 3 2 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया -2x प्लस 5/3। अब इसको कंपेयर करो
वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एम की वैल्यू क्या, -2, स्लोप आपका कितना, माइनस, और वाई इंटरसेप्ट बी की वैल्यू क्या है, 5/, बी आपका कितना हो गया, 5/, 13 क्वेश्चन। चलो मैं आगे, ठीक है। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, सीधा डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 0। अब मुझे कन्वर्ट करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 0 × x + 0। अब मैं कंपेयर करता हूँ तो m की वैल्यू क्या होगी, 0, और b की वैल्यू भी क्या होगी, 0। स्लोप आपका हो गया 0 और y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, reduce the following equation into intercept form and find their intercept on the axis। पहले मुझे बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट क्या होता है a, y इंटरसेप्ट क्या होता है b। यानी कि पहले हमें क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड दिस इंटरसेप्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ a एंड b। इज इट क्लियर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 6। इक्वल टू में क्या है, 1। पहले तो ये देखो क्या है, आप एग्री करते हो -12 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो 12 हो जाएगा। अब फोकस आपको रखना है इस पर, इक्वल टू में क्या चाहिए मुझे, 1। अब ये 1 कैसे बनेगा, जब मैं 12 से डिवाइड, तो आपने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12। इतनी बात समझ में आ रही है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3/12x, एग्री करते हैं। ये टर्म हो जाएगी आपकी 2/12y, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 12/2। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 12 से 12 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये हो गया आपका x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या, अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, 4, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, 6। क्लियर हो गया यहाँ तक, देखो। तो आपने इसको 1 बनाने के लिए दोनों ही साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, ये क्लियर हो गया। डिवाइडेड बोथ साइड बाय 12 के बाद जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 4, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 6। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ पार्ट पार्ट 2 इज 4x - 3y इक्वल टू 6। इक्वल टू में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं, ये 1 हो जाए, 6, किससे डिवाइड करूं, 1 हो जाए 6। तो आपने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, x का जो आपका x का कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए, +1, और y का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3x - 5/2 इक्वल टू 1। तो इसको आप कैसे ले सकते हो, इट कैन बी रिटन एज x/3/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाई, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, +y/-2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, 3/2, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -। बस इस चीज का ध्यान रखना कि एक्स और, पहला चीज इक्वल टू में 1, दूसरी चीज एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए आपका, +1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 3/2, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -। इज इट क्लियर, ठीक है। थर्ड पार्ट, 3y + 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2। अब इक्वल टू में मुझे 1 चाहिए तो मुझे इसको -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों ही साइड आप -2 से डिवाइड करो, तो ये कुछ ऐसा हो। अब y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो इस 3 को अगर मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, y/-2/3, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इसके कंपैरेटिवली लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके कंपैरेटिवली लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 × x, x तो है नहीं, प्लस में क्या हो जाएगा, y/-2/3 इक्वल टू 1। अब जब आप कंपेयर करोगे तो देखो x के केस में आप क्या कहोगे, x के केस में देखो ये 0 है, साथ में होना चाहिए 1। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ। एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये 0 है, 0 को अगर मैं, यहाँ पे 1 है, कोई भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, अगर कुछ भी ना हो। अब ये 0 मुझे नीचे लेके जाना है तो ये यहाँ आ जाएगा,
तो एक्स अपॉन में क्या हो गया 1/0, समझ में आ रही है। प्लस वाई अपॉन में क्या हो गया -2/3 इक्वल टू 1। क्या 1/0 को मैथमेटिकली आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप ये कहोगे यहाँ पे जो एक्स इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन अगर मैं वाई इंटरसेप्ट की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा -2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। आपको एक कहा जा रहा है एक पॉइंट का एक लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो क्या। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इस कंसेप्ट की डेरिवेशन बता दूं। देखो, लेट अस से दिस इज द पॉइंट और ये हमारी होगी लाइन। अब आपको क्या फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। आपको फाइंड करना है इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। अब देखो वैसे तो डिस्टेंस ये भी हो सकता है, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है इस लाइन का इससे। लेकिन जब एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम एज्यूम करते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कि वो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी क्यू। तो हमें क्या फाइंड करना है, पी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड अ लाइन, इसका मतलब आपको उस पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर और आप हो रही है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होती है। तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं दोनों के बीच में कौन सा करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो जो इसका कंसेप्ट है, वो जो फॉर्मूला है कैसे बनता है, क्या आप एग्री करते हो। जो लाइन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और मेरी बात ठीक है। प्लस सी इसको इक्वल टू में हम ले लेते हैं माइनस। क्या आप एग्री करते हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो हमने ये मान लिया कि ये जो हमारी लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर ओरिजिन से इंटरसेप्ट कर रही है, ए स्मॉल है, ये होना इसका मतलब। और वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर ओरिजिन से इंटरसेप्ट कर रही है, बी स्मॉल। ये बात समझ में आ रही है। हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन, इस लाइन को हमें पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया था, ठीक है। तो प्लस सी है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अभी हमने क्वेश्चन भी किया है, इक्वल टू में आपको 1 चाहिए, तो क्या आप एग्री करते हो दोनों साइड माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों साइड आपको किससे डिवाइड करना होगा, माइनस सी से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दोनों साइड आपने डिवाइड कर दिया माइनस। तो जब आप माइनस सी से डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए बाय माइनस बी वाई बाय माइनस सी इक्वल टू। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में +1 हमने किए थे क्वेश्चन। तो मैं ए को नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा -c/, बी को मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा -c/b और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आप क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ जो क्या होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू, तो क्या आप एग्री करते हो ये जो a है वो यहाँ पर -c/a के इक्वल है, और जो ये b है वो यहाँ पर -c/b के equal। इतनी बात समझ में आ गई, आप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आप एग्री करते हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको आपने 100 ले लिया था वो एक्चुअल में -c/a, उसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होने चाहिए, -c/a, 0। ये वाला जो इंटरसेप्ट जिसको हमने एज्यूम किया था स्मॉल b है, और स्मॉल b की वैल्यू क्या आई है -c/a। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 0, -c/a। और ये जो पॉइंट है जिससे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y। तो मुझे बताओ ये ट्राइंगल बन गया, बन गया ट्राइंगल। इसके तीनों वर्टेक्स अब आपको पता है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -c/b। और पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -c/a। अब इस ट्राइंगल का एरिया एक तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस की जगह क्या हो जाएगा RS, और हाइट की जगह क्या हो जाएगा P। हाइट की जगह क्या हो जाएगा P। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। भैया अगर आपको पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स पता है और पॉइंट S के भी कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ही RS फाइंड कर सकता हूँ।
एग्री करते हो? ठीक है, तो देखो ये आपके पास 3 वर्टेक्स है, तो आपने क्या कहा कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका यहाँ पर क्या, आर। आर एस में डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। आर एस में कैसे फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला जरा बताओगे क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये एग्री करते हो? ठीक है, तो देखो मान लेते हैं आर, ये हो गया x1 और ये क्या हो गया y, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो x2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई ए। x1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 0 होल स्क्वायर, एग्री करते हो। प्लस y2 की जगह क्या आ जाएगा, 0। माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा सी बाई बी होल स्क्वायर। क्या आप एग्री करते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए होल स्क्वायर और 0 प्लस सी बाई बी हो गया सी बाई बी होल स्क्वायर। तो में आ गया, और इनटू में क्या हो गया आपका पी। पी क्यू हम इसलिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, याद है, जो आपने अभी वैसे तो 10th क्लास के कंसेप्ट में जो मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, हाफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है तक? ठीक है, अब जो p है आपका p, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कॉमा y। जो p है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कॉमा y। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और जो q है, q के p है, दूसरा क्या r, r के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 कॉमा माइनस सी बाई पी। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या है, r के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 कॉमा माइनस सी बाय ये है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं s की बात करूं तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस सी बाय ए कॉमा, तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, माइनस सी बाय ए कॉमा 0। यहाँ पे सारी पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब देखो हाफ एक्स, तो x1 की जगह तो x1 ही आ जाएगा। फिर क्या है, y2 माइनस वाई, x1 के बाद क्या है, क्या ये सही है, सत्संग में मत बैठना। अगर यहाँ x1 है तो आगे क्या होगा, y2 माइनस वाई थ्री। 2 के बाद क्या होता है 3 1 और 3 के बाद होता है 1, तो y2 माइनस वाई थ्री। तो भैया y2 क्या है, माइनस सी बाई थ्री, एग्री करते हो। माइनस वाई थ्री क्या है, 0, माइनस 0 आ गया। प्लस में क्या आ गया x, अब x2 क्या है हमारा, ये x1 y1 है, तो x2 की वैल्यू क्या है, 0। तो x2 की जगह 0, 0 इंटू एनीथिंग, 0 करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। फिर उसके बाद क्या आता है आपका x3। x3 की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस सी बाय ए। तो x3 की जगह आपने लिखा माइनस सी बाई, ये आपका क्या हो गया, x3 हो गया। फिर क्या आता है y1 माइनस वाई, अब y1 आपका एज इट इज y1 ही हो जाएगा, माइनस y2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस सी बाई डी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि डाउट तो नहीं ले रहा है? ठीक है, तो देखो एक एरिया आपका ये आ गया, ये आ गया। एक एरिया आपने फॉर्मूले से फाइंड किया था, वो आपका ये आया। तो है तो सेम ट्राइंगल का एरिया, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये वाला जो एरिया है आपका, वो इस एरिया के क्या होगा, इक्वल। ये एग्री करते हो? ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पी और क्यू के बीच में, एग्री कर दो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ से हाफ कैंसिल, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो x1 को माइनस सी बाई बी से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा माइनस x1 सी बाई, समझ में आ रहा है। माइनस सी बाई ए को y1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी y1 बाई ए हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस सी को सी से मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे ए। ये बात भी समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, देखो सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका, हमें फाइंड करना है ये, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड टी, यही फाइंड करना है हमें। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब क्या आप एग्री करते हो, देखो ये मॉडुलस साइन है, क्या मैं यहाँ से माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ? मॉडुलस साइन क्यों, ये पता है ना आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव। तो मैं माइनस ही, देखो मैं सभी टर्म से कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने माइनस ही कॉमन ले, ठीक है। और एलसीएम क्या आ गया आपका, ए बी।
अगर ए बी एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बी वाई वन। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा प्लस। इतनी बात में समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ से आप सी स्क्वायर कॉमन ले सकते, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक सारी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, कैन आई से दैट फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर देखो मैं इसको ले सकता हूँ सी बाय ए बी, सी बाय ए बी, भाई मॉडुलस में है ना, जैसे मॉडुलस ए इंटू बी बाय सी, कुछ ऐसा है मान लो। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, मॉडुलस ए बाय सी इंटू मॉडुलस बी, बात तो एक ही। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस सी से मॉडुलस साइन से बाहर होके क्या हो जाएगा, सी बाय ए बी, और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये समझ में आ रहा है। इक्वल टू में सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए बी, और विद इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, बी। अब सी बाय ए बी से सी बाय ए बी कैंसिल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इससे क्या हो गया, डिवाइड। तो ये आपका फॉर्मूला है। देखो P क्या आता है आपका, P क्या आता है आपका x1, यानी कि जिस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उस पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेंगे, x1 पर। तो जिस लाइन से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। उतनी बात समझ में आ रही है। तो जब आपको एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, मॉडुलस। मॉडुलस क्यों, क्योंकि डिस्टेंस काट में जाएगा, x की जगह आ जाएगा x1, y की जगह आ जाएगा y1, यानी कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखें। फॉर्मूला क्या हो गया, मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 क्या होता है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना उसके कोऑर्डिनेट। ए बी क्या होता है, लाइन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a, लाइन में जो y का कोएफिशिएंट है वो b, और ये लाइन का कांस्टेंट। अपॉन में अगेन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला समझ में आ गया आप, करें स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन इज, हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसको किससे कंपेयर करेंगे हम, x1 और y1। तो कहना चाहिए यहाँ पे जो x1 है वो -1 है और y1 क्या है, 1 है। इसको सिंप्लीफाई करके पहले हम किस फॉर्म में लेके जाएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड देन वी विल फाइंड द डिस्टेंस। अभी तक हमने ये समझ लिया कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो जो गिवन पॉइंट है वो क्या हो गया आपका, x1 और y1। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, देखो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 12 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 12x, 12 इंटू सिक्स क्या हो जाएगा, 72, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y, और माइनस में क्या हो जाएगा, क्या हो गया 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा आपका, 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी। तो 12x प्लस 5y यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5y, -10 यहाँ लेके आओगे तो 72 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 80। अब अगर इनको कंपैरिजन, इनका कंपेयर करता हूँ, a की वैल्यू क्या होगी 12, एग्री करते हो, b की वैल्यू क्या होगी -5, और कांस्टेंट c की वैल्यू क्या होगी आपकी 82। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर हो गया। अब आपके पास x1 y1 भी आ गया और a b c भी आ गया। फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारी वैल्यूज आप ऑलरेडी निकाल चुके, आपको सिर्फ पुट कर, देखो ए एक्स, तो 12 इंटू -12 होगा, प्लस बी वाई वन -5 इंटू 1 तो क्या होगा -5, प्लस सी, सी की जगह क्या हो जाएगा 80, अपॉन ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 140, प्लस बी स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -12 -5 कितना होगा, -17,
प्लस में क्या होगा 82, 144 प्लस 25 कितना होता है 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, और 82 माइनस 17 होता है 65। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो गया 65/13, और जिसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका 5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। मेन पॉइंट आपको क्या समझ में आ गया, किसी पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें x1 y1 क्या जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, और a b c क्या होते हैं जो लाइन होते हैं, ये x का कोएफिशिएंट लाइन की इक्वेशन का, ये y का, और ये उसका कांस्टेंट, और यही आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो क्या लो, एक्स कॉमा जीरो। यहाँ पर हम पॉइंट को एक्स की जगह क्या ले लेते हैं एक्स वन कॉमा जीरो। जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो एक्स वन वाई वन फॉर्म में हम एक्स, अगर एक्स ही ले रहे हो तो एक्स वन ले लो। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, find the point on the x-axis whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equal to 1 r 4। अब डिस्टेंस आपको दी, आपको क्या निकालना है पॉइंट फाइंड, यानी कि बेसिकली आप समझो हमें x1 की वैल्यू। तो आप बताओ कैसे अप्रोच करें। पहले तो ये जो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म की बना है ना, इंटरसेप्ट, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, देखो अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, लेट द पॉइंट बी x1 कॉमा जीरो। x1 क्यों गया समझ में आ गया, अदरवाइज ये अगर x लोगे तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये ऑलरेडी x में है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या ले लिया x1 कॉमा जीरो। ये बात समझ में आ गई। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, एग्री करते हो? 3 के टेबल में 12 4 पर आएगा तो ये हो जाएगा 4x, 4 के टेबल में 12 3 पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3y, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू में आ जाएगा आपका। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y, 12 इंटू वन क्या हो जाएगा 12। तो ये हो गया 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ये भी बता दो, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप एग्री करते हो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4, बी की वैल्यू क्या होगी 3, और सी की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा तो -12 होगा, तो सी की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू में जीरो है, तो यहाँ भी इक्वल टू में जीरो होना चाहिए, यानी कि ये भी फॉर्म क्या होगी इस तरह से, सी की वैल्यू क्या होगी माइनस। और पॉइंट आपका क्या है x1 क्या है आपका, यहाँ पर जो पॉइंट है आपका, यानी कि जो पॉइंट होता है वो x1, और यहाँ पे x1 ही है आपका, और जो y1 है वो यहाँ पर हमारा क्या है। अब मुझे जरा फॉर्मूला बताओ क्या, डिस्टेंस अगर पॉइंट फ्रॉम में लाइन क्या था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ 4 की बता, 4 लिख लेते हैं इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ax1, तो कितना हो जाएगा 4x1 प्लस by1, तो 3 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0, प्लस c ये हो जाएगा -2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 3 का स्क्वायर करोगे 9। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 20, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, और 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ 4x1 माइनस। अभी हमें पता है कि मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव, तो जैसे आप साइन ऑफ मॉडुलस को रिमूव करोगे तो इक्वल टू में हो जाएगा +/20। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या आप एग्री करते हो, यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक 4x1 माइनस 12 इक्वल टू 20, दूसरा 4x1 माइनस 12 इक्वल टू माइनस। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो -12 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और आपका पॉइंट हो जाएगा 8, -12 को यहाँ शिफ्ट करते हो तो -12 प्लस -20 प्लस 12 कितना हो जाएगा -8, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। यानी कि एज पर द गिवन कंडीशन वो जो पॉइंट है वो 8,0 भी हो सकता है और -2,0 क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। मैंने आपको एक पहचान बताई थी दो पैरेलल लाइंस की, क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानते हैं कुछ याद है? कि मैंने ये कहा था कि दोनों ही क्वेश्चन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे वो सेम। जैसे यहाँ देखो ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 50, और यहाँ भी क्या है, फिर वाई का कोफिशिएंट क्या है 8, और यहाँ भी क्या है 8। इसका मतलब ये पैरेलल है, समझ में आ गया? अब आपको क्या कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल। तो देखो
डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन यही होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है आपका? स्लोप ऑफ ए लाइन, देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर इससे मुझे स्लोप ऑफ ए लाइन लिखना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। भाई आपको एक लीनियर इक्वेशन की डायरेक्टली उसका स्लोप जो पॉइंट होगा स्लोप कैसे लिखोगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। समझ में आ गया? तो देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या है? माइनस ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो लीनियर इक्वेशन से स्लोप कैसे निकाला जाता है? समझ में आ गया? अब मान लो जो पैरेलल लाइंस है वो ये दो, these two आर द पैरेलल। पहले इस पर बात, तो इसका मैंने कहा एक पैरेलल लाइन क्या है? 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब स्लोप बताओ क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? ये समझ में आ गया? दूसरी पैरेलल लाइन में कुछ भी लूंगा, 3x प्लस 4y तो लिखूंगा ही लिखूंगा, कांस्टेंट चेंज करो। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया? -7 इक्वल टू। यहाँ पर अगेन स्लोप तो देखो सेम, ये भी आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन हो तो स्लोप क्या होता है? सेम होता है। देखो सेम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई करोगे तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो दोनों में सेम ही होंगे। एक और पैरेलल लाइन ले लो, जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया 6x प्लस 8y। मैं कह रहा हूँ ये भी क्या है आपका? ये भी पैरेलल ही है इन लाइंस। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो मैंने कहा चलो इसको सिंपलीफाई मत करो, तो इसका स्लोप निकाल। तो आपने कहा m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये भी तो सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन भी पैरेलल है। तो तीनों लाइन से आपस में पैरेलल, तीनों लाइन से आपस में पैरेलल। इतनी बात समझ में आ गई? तो जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। दूसरी बात, पैरेलल लाइंस में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। अब आते हैं फॉर्मूले को। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। जैसे कि मान लो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कोफिशिएंट। पहली वाली लाइन के कोफिशिएंट को हम कहते हैं C1, दूसरी लाइन के कोफिशिएंट को हम कहते हैं C। इतनी बात समझ में आ गई? फॉर्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू मोड। मोड क्यों आ रहा है? समझ में आ ही क्या होगा? क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1 अपॉन एक्स और वाई के जो एक कोफिशिएंट है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले बताओ फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूला क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट लाइन क्या है आपकी? 15x प्लस 8y माइनस 30। इसमें C1 की वैल्यू क्या होगी ये बताओ? -34। इसका कोफिशिएंट यही है, कांस्टेंट यही है इसका। और ये सेकंड लाइन है, इसमें जो C2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से क्या होगी आपकी? 30। अब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? -31 -34। a स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x 15, 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। और b क्या है आपका? 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। कितनी बात समझ में आ रही है? 34 और 31 कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, ये हो जाएगा -65। मॉडुलस होने की वजह से 65 हो जाएगा। मॉडुलस पूरे में नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर ही आएगा मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। 225 + 64 होता है 289। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17। तो 17 से क्या ये कैंसिल होगा आपका? नहीं। तो 65/17 जो है आपका ये आंसर आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी इक्वेशन है। क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर ए जो है आपका वो 15 होगा? कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है ए और बी का कोफिशिएंट क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी C1 होगी, सेकंड इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी C। फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस। मॉडुलस ही न्यूमरेटर में आएगा, C2 माइनस C अपॉन, क्योंकि रियल रूट में आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव ही रखी जाती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। तो देखो C2 कितना आपका? 31। माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +34 अपॉन a स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 और b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में मॉडुलस ऑफ 65 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 289। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ पार्ट 2। Given lines are L within bracket x plus y plus b equal to 0
एंड सेकंड लाइन इज एल विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो जब आप इस फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो एग्री कर, तो ये क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस बी इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या, C1 ई, C2 की वैल्यू क्या, माइनस आर। कैपिटल ए क्या होगा, एल, और कैपिटल बी भी यहाँ पर क्या होगा आपका एल। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब डिस्टेंस क्या होता है, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस माइनस C1, तो ये हो जाएगा माइनस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए भी आपका एल है, बी भी एल है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 एल स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर प्लस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस है, मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। फाइनली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर प्लस पी, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो आर प्लस पी अपॉन एल रूट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। मुझे एक बात बताओ, जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या आप उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो, कैसे आप इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, क्या हो जाएगा -। अब क्या आप एग्री करते हो कि जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप भी यही होगा, और आपको ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास। तो एक्सरसाइज 9.1 का कंसेप्ट बताओ क्या था, पॉइंट स्लोप ऑफ क्या था, कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। इसमें ये क्या होता है, x1 क्या होगा आपका -2 और y1 क्या होगा आपका 3। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताया था स्लोप का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब लीनियर इक्वेशन गिवन होती है तो स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन -4, दैट इज 3/4। कितना हो जाएगा, 3/। कैन आई से दैट बिकॉज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो उसका स्लोप भी यही होगा 3/4। और ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या है वो पॉइंट, -2, ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, -2, तो इसको हम क्या कहते हैं, x1, और ये क्या होता है y1, और आपको स्लोप भी गिवन है। तो जब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करोगे तो फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। एग्री करते हो, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो y1 की जगह तो हो जाएगा y माइनस 3, x1 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 2 इक्वल टू m, m की जगह क्या हो जाएगा 3/। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा y माइनस, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये समझ में आ रहा है। अब 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा 4y, 4 इंटू -3 क्या हो जाएगा -2, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x -4y -12 +12 और 6 कितना हो जाएगा +18, एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपको जो जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले आप इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो। m इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -7, ये आ गया। मान लेते हैं इस लाइन का जो स्लोप है m1, और जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है इसका स्लोप हम मान लेते हैं m। तो आप एग्री करते हो अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होना चाहिए। अब m1 की वैल्यू कितनी है 1/7, m2 हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन का स्लोप,
तो M2 क्या आ गया मेरा -7, यानी कि जो मुझे जिस टाइम की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप मेरे पास आ गया -7। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब बात हो रही है एक्स इंटरसेप्ट। मैंने आपको ये कहा था एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दो स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर y इंटरसेप्ट होता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। आज की क्लास का पहला कंसेप्ट यही था। और x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y इक्वल टू एम विद इन ब्रैकेट x माइनस ए, जिसमें b होता है आपका y इंटरसेप्ट और a होता है आपका x इंटरसेप्ट। तो आपको x इंटरसेप्ट का मतलब इस a की वैल्यू गिवन है 3, मानते हो। m आप फाइंड कर ही चुके हो, कितना आ गया -7, इसमें पुट करके इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इंटरसेप्ट का मतलब किसकी वैल्यू गिवन है आपको, एक। और अगर एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू m x माइनस। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x माइनस 7y प्लस y इक्वल टू 0। हमने इसका स्लोप निकाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप आ गया 1/7। फिर हमने ये कहा कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है दिस गिवन लाइन, लेट द स्लोप ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन भी है। अब इन दोनों के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा कि m1 इंटू m2 -1 होगा। इससे जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप भी आ गया हमारे पास -7। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ न्यू परपेंडिकुलर लाइन, अगर x इंटरसेप्ट है तो क्या होगा, y इक्वल टू m x माइनस ए। m आपने अभी फाइंड किया, कितना आ गया -7। तो a जो है आपका वो कितना है, ये आपने अभी फाइंड किया, क्वेश्चन में गिवन है आपको x इंटरसेप्ट कितना गिवन है आपको, ये देखो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट और बी होता है आपका वाई इंटरसेप्ट। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी यही होता है ना, एक्स वाई प्लस वाई वाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -7 इंटू एक्स -7x और -7 इंटू -3 क्या हो जाएगा +21। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू सी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस 3y इक्वल टू, ये आपकी दो है। सिंपल सी बात है, इस लाइन से आप m1 फाइंड कर लोगे, स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -√3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y1 आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन से आप स्लोप फाइंड करोगे इस लाइन का, यानी कि m2 फाइंड कर दोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आपके पास m1 भी आ गया और m2 भी आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था एंगल फाइंड करने का, दैट इज tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m। क्या तेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल ही लिखा हो, यहाँ पे कहा जा रहा है एंगल्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एंगल्स। अब ध्यान से देखो, एंगल्स का मतलब ये हो गया, देखो दो लाइंस के बीच में ये तो हो गया एक्यूट है, एक्यूट के साथ साथ आपको ऑब्ट्यूज एंगल भी फाइंड करना, यानी कि जो आपका थीटा आएगा उसके साथ साथ आपको पाई माइनस थीटा भी फाइंड करना। एंगल्स का है ना, तो एक्यूट एज वेल एज ऑब्ट्यूज लाइन के बीच में जो दोनों एंगल्स बनेंगे वो फाइंड करने हैं। अब देखो कैसे करोगे। तो पहले तो एक्यूट के साथ साथ मैंने क्या कहा, आपको ऑब्ट्यूज भी फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप हमारा यही आया माइनस, और सेकंड लाइन का स्लोप हमारा क्या है -1/। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दैट tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा या थीटा जो भी करो, क्या होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m। अब देखो m1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 की जगह पुट करोगे -√3 और m2 की जगह पुट करोगे माइनस। अब यहाँ पर m2 हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/√3 माइनस m1 की जगह क्या आ जाएगा, देखो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आ रही है? 1 प्लस m1 की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m। अब देखो a इंटू बी लिखो, b इंटू ए लिखो, बात तो एक ही है। तो ये एक हो गया -1/√3 और एक हो गया आपका माइनस। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा रूट, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। यहाँ से देखो √3 से √3 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1+। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो मैं आगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/√, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/1।
तो देखो 2/√3, 2/1 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 1/√। और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? तो ये tan अल्फा की जो वैल्यू आ रही है 1/√3 आ रही है, और आपको पता है कि 1/√3 का मतलब होता है tan 30। इसका मतलब अल्फा कितना हो गया π/6। ये तो आ गया एक्यूट है, 0 90 के बीच का कितना आ रहा है 30। ऑब्ट्यूज कितना होगा? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है पता था ना, 0 से 180 तक की रेंज होती है। तो ऑब्ट्यूज का मतलब π-90 से 90 और 180 के बीच। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये जो एंगल होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 180 तक। ये वाला तो आपने एंगल फाइंड कर दिया जो एक्यूट होता है। दूसरा एंगल होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज के लिए हम क्या करते हैं π-6। तो जो आपका π/6 आया यही क्या हो जाएगा π-π/6। तो दूसरा एंगल हो जाएगा π/। एंगल्स बिटवीन की जो बात हो रही है, एक एंगल होगा π/6 और दूसरा क्या होगा π/6। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास, जो कि फर्स्ट लाइन इंटरसेक्ट द लाइन 7x - 9y - 19 = 0 एट राइट एंगल। और ये जो लाइन है आपकी वो इस लाइन के साथ क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपको कहा जा रहा है एच की वैल्यू फाइंड कर। देखो जहां तक इस लाइन की बात है मैं इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। क्या होगा? से m1 y2 - y1 अपॉन x2 - x। तो y2 - y1 क्या हो जाएगा 1 - 3, कितना लिखूं -2। x2 - x1 क्या हो जाएगा 4 - x। ये बात समझ में आ रही है? और इसका स्लोप क्या होगा m2 क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -9। अब आपको पता अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या होगा -1। m1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन 4 -h, और m2 की वैल्यू क्या है -7 अपॉन -9 इक्वल टू -। इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ? ठीक है। तो देखिए लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट, उसका स्लोप क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 1 - 3 अपॉन x2 - x1 4 - h। ये आ गया -2 अपॉन 4 - ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन वो क्या है 7x - 9y - 19 इक्वल टू, इसका स्लोप भी आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये कितना आ गया 7/9। अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 यानी कि इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा -1 के। एज दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ h। कैसे? देखो -2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, और 9 4 का कितना होता है 36, और 9 इंटू -h होता है -9 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 36 - 9h हो जाएगा। -9h को यहाँ शिफ्ट कर दो ये हो जाएगा 9h, 14 को यहाँ शिफ्ट कर दो ये हो जाएगा 36 - 14। इज इट क्लियर? अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9h इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, और h की वैल्यू हो जाएगी 22/9, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.